10 क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। वैसे केमिस्ट्री का एक भी वीडियो हम नहीं डाले होंगे अभी तक, आज फर्स्ट चैप्टर डाल रहे हैं और ऐसे करके हम लोग जो भी है, मैं 9th का भी फर्स्ट चैप्टर ऐसे करके डालेंगे और हो सके तो एक वीडियो में क्लियर हो जाए चैप्टर, ना हो तो फिर दूसरे वीडियो में भी इसको किया जाएगा। ठीक है, चैप्टर हम लोग का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है, या फिर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, जो भी हो चैप्टर का नेम। तो चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो पहले जो हमारे टॉपिक्स है उसको क्लियर किया जाए कि केमिकल रिएक्शन हम लोग किसको बोलते हैं और इक्वेशन किसको बोलते हैं। सिंपल सा बात कि उसको जानने से पहले आपको केमिकल चेंज के बारे में जानना पड़ता है कि केमिकल चेंज किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो परमानेंट चेंज होता है दैट मीन्स कि इरिवर्सिबल चेंज, अ परमानेंट चेंज इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस गिव्स राइज वन और मोर सब्सटेंसेज विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सिंपल है कि एक ऐसा चेंज, ऐसा परमानेंट चेंज जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टी के साथ, डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ। जैसे मिल्क से हमारा कर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और जैसे हम लोग एप्पल को कट करके कुछ समय तक हम लोग उसको छोड़ देते हैं तो एयर से रिएक्ट करके, ठीक है, उस पर एक लेयर जमा हो जाता है, फिर वो दोबारा तो ओरिजिनल स्टेट में आ नहीं जा सकता है। वेजिटेबल्स को हम लोग फ्राइड कर देते हैं तो फिर दोबारा तो ओरिजिनल स्टेट में आता नहीं है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कंबसन रिएक्शन, जितने भी कंबसन्स होंगे सारे के सारे रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में होंगे। मतलब आप जितने भी आसपास चेंज देख रहे होंगे इरिवर्सिबल चेंज, सिंपल सा बात है, इरिवर्सिबल चेंज जो होता है, इरिवर्सिबल, सिंपल है, इरिवर्सिबल चेंज और परमानेंट चेंज इसको बोलते हैं। परमानेंट चेंज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देन क्या हो जाएगा, प्रीवियस सब्सटेंसेस या जिसके द्वारा वो बने हैं उनसे उसका प्रॉपर्टी जो होगा विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपको डिफिनीशन ना हम देखें, यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी लिख दिए हैं कि केमिकल चेंज आपको कैसे किसको बोलेंगे, अ परमानेंट चेंज और अ इरिवर्सिबल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज या न्यू प्रॉपर्टीज और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग बहुत सारा कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक लाइन का डिफिनीशन आप लोग यहाँ से दे सकते हैं कि द प्रोसेस बाई विच, simple, the process by which chemical change takes place, the process to which chemical change takes place। ठीक है, जिस प्रोसेस द्वारा केमिकल चेंज होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन का हम लोग एग्जांपल बहुत सारा दे सकते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस दोनों कंबाइन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, HCl का फॉर्मेशन करता है, बैलेंस आप लोग करते हैं। ठीक है, मगर मेन फंडा जो होता है केमिकल रिएक्शन का क्या होता है, ये तो हम केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन, और सिंपल है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ सिम्बॉल्स या सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन of chemical reactions with proper sign and symbols is called chemical equations। ठीक है, देखिए ये सब हम डिफिनीशन नहीं दे रहे हैं, आपको जो टॉपिक है वो क्लियर बस किया जा रहा है। हम डिफिनीशन आपको प्रॉपर वे में बताते हैं कि केमिकल इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं। केमिकल, ये दो तरह का आपको मिलेगा। ठीक है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको स्केलेटल भी बोलते हैं हम लोग। स्केलेटल यहाँ पे लिख दिया जाए ऐसे, स्केलेटल। ठीक है, स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। केमिकल चेंज हमारा जो है क्लियर हो गया, जिस प्रोसेस द्वारा केमिकल चेंज होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिम्बॉलिकली, सिम्बॉल्स वगैरह से, या जो प्रॉपर हमारे केमिस्ट्री में साइन यूज होते हैं, जैसे गैस का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर कुछ और चीज़, गैस निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, एनर्जी दे रहे हैं, ले रहे हैं, वो सारी चीज़ों से इंडिकेट जैसे कर देते हैं। जैसे ये हो गया कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन किया था, हाइड्रोजन H2 + Cl2 गिव्स HCl, ऐसे करके। तो ये जो रिएक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। और रिप्रेजेंटेशन उसका जो होगा केमिकल इक्वेशन। अगर हमारे ये जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। और ये दोनों के रिएक्ट करने के बाद जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। सिंपल है बात। और बीच में हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एरो से दिखाते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में हमारा वो रहता है, ठीक है। कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसको थोड़ा सा जान लिया जाए कि केमिकल रिएक्शन का कॉज क्या होता है, मतलब क्यों केमिकल रिएक्शन होता है, सिंपल सा बात है। या फिर जो हमारे एलिमेंट्स के एटम्स वगैरह होते हैं एक दूसरे से कंबाइंड क्यों करते हैं, जुड़ते क्यों हैं, केमिकल रिएक्शन उनका होता क्यों है। जैसे आप लोग जानते हैं कि बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं। बॉन्ड मतलब क्या हुआ कि जिस फोर्स से एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, द फोर्स विच बाइंड द क्या हो जाएगा, एटम्स ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। या कंपाउंड बनाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उस फोर्स को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। कभी शेयरिंग से बनता है तो बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड है, और फिर जब वो बॉन्ड आपका बनता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो हमारा केमिकल रिएक्शन का कॉज क्या है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है, सिंपल सा समझ लेते हैं। कि सबसे पहला चीज़ तो आप लोग वो अपने आउटर मोस्ट सेल को अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, सिंपल सा है कि अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट करना चाहते हैं, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग कि ऑक्टेट या आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं टू कंप्लीट या फील्ड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल, सीधा हम ऐसे लिखते हैं कि अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, माने एक दूसरे से जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ कि पूरा जो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन पढ़िएगा उसमें एक खास बात आपको मिलेगा कि रिएक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एनर्जी का जो है वहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है एनर्जी का। तो सिंपल सा बात है कि एनर्जी, मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर्ड करने के लिए, गेन करने के लिए, ठीक है, टू लिखते हैं हम लोग, एक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी स्टेट, ठीक है। मिनिमम एनर्जी स्टेट एक्वायर्ड करने के लिए जितने भी हमारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन जो होता है, जो सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली एक दूसरे से कंबाइन क्यों करते हैं, खुद को स्टेबल करने के लिए, अपने वैलेंस सेल को फिल करने के लिए, चाहे वो शेयर करके वो बॉन्ड बनाते हैं, जैसे वही चीज़ है। और अपने यहाँ पे मिनिमम होगा, सॉरी एस लिख दिए, मिनिमम एक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी स्टेट, और मिनिमम एनर्जी स्टेट जहाँ पे वो स्टेबल हो सके उस मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर्ड करने के लिए वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सब्सटेंसेस जो होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में आप पढ़िएगा कि जैसे मान लीजिए कि पूरा कंप्लीट उस रिएक्शन के बारे में पूर्ण जानकारी जो मिलता है, ठीक है, या हमको पता करना होता है या फिर हम उसको डिटेल्स में बताते हैं तो वो कहलाता है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल है कि यही सब चीज़ों का कि कैसे कैसे वो एक दूसरे को शेयर किया इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी गेन किया, एनर्जी लूज किया, ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिएक्टेंट्स के। तो द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, एक लाइन का डेफिनेशन, द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब जैसे हम बहुत सारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, Mg + O2 गिव्स MgO, ये क्या हुआ, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, रिएक्ट किया, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो ये दोनों है रिएक्टेंट्स, और नया सब्सटेंस जो बना वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में लिखा है द सब्सटेंसेज फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो फॉर्म्ड होते हैं
वो सब्सटेंसेज उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसमें एक ही फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। कभी कंबाइन करके एक बनाता है, कभी स्प्लिट करके एक से ज़्यादा भी बनाता है, तो वो सब। तो ये हुआ हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। जो भी रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट दो से ज़्यादा लिखे जाएंगे तो प्लस बीच में रहेगा, ये साइन यूज करेंगे, सिंबल इसमें देखिए प्लस, और ये दोनों सेपरेट रहेंगे एरो से। एरो के ऊपर हम लोग कैटलिस्ट वगैरह प्रेजेंट होता है तो लिखते हैं, हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी जो होता है, तो एरो के ऊपर टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, तो ये हम लोग एरो के ऊपर इंडिकेट करते हैं। और इनका स्टेट लिखते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, कि केमिकल रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, जो नया सब्सटेंस बना वो सॉलिड फॉर्म में, तो उसके स्टेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो स्टेट होता है उसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट समझ रहे हैं, द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड reactants and the substances which form during the chemical reaction is called product। डेफिनेशन लिख नहीं रहे हैं, ऐसे ही क्लियर है, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, एक दो बार बोल दिया जाए तो। रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल है कि रेट को, रेट मतलब यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन of reactants and products with respect to time, ठीक है। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के रेट में कंसंट्रेशन में किसी प्रकार का चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड भी करता है यहाँ पे कैटलिस्ट के ऊपर, ठीक है। कैटलिस्ट आप लोग को हम बता देते हैं क्या होता है कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट मतलब कुछ सब्सटेंसेज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मगर उसके रेट को प्रभावित करते हैं। रेट को मतलब कि या तो उस केमिकल रिएक्शन को स्लो कर देंगे या केमिकल रिएक्शन को क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। तो कैटलिस्ट द सब्सटेंसेज विच डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है मगर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। आते हैं हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे केमिकल का, ये वाला समझ में आया, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब कि रिएक्शन के रेट को मेजर करना है। तो रिएक्शन में क्या चीज़ चेंज करता है, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होता है उनका कंसंट्रेशन चेंज करता है, तो उस कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन के लिए एक बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री में ये वाला ब्रैकेट यूज किया जाता है, बिग ब्रैकेट लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए विथ रेस्पेक्ट टू ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि ये हमारा रिएक्टेंट्स है, ठीक है। ऐसे करके केमिकल काइनेटिक्स, पूरा केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का मतलब यही हुआ कि केमिस्ट्री का वो पार्ट जहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन का पूरा डिटेल्स में स्टडी करते हैं, उस पार्ट को हम लोग क्या हो जाएगा, हमारा स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंपल यहाँ पे लिखते हैं स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का जो स्टडी होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि केमिस्ट्री जितना भी हम बता पाएँ, डेफिनेशन वगैरह तो क्लियर है, आप लोग रिएक्शन बहुत ज़्यादा याद कीजिएगा, ठीक है। बुक में से देख के हम बैलेंस करना वगैरह जो चीज़ें हैं वो तो बता ही दिया जाएगा, मगर हाँ जितना भी एक्टिविटी एनसीईआरटी बुक का होगा खुद से करिएगा, ठीक है। एक आध एक्टिविटी हम करके आप लोग को दिखा देंगे, बोर्ड पे समझा देंगे, एक आध एग्जाम्पल भी दे के समझा देंगे, मगर आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी डीपली पढ़िएगा उतना ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम लिख के आइएगा, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होता है उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, फीचर क्या क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है कुछ एग्जांपल के साथ में, इसलिए कि बार बार नोट करना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए ऐसे ही लिख दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया आपको सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे लिखा गया चेंज इन कलर। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइंड करके और जो ओरिजिनल कलर होता है उसको छोड़ के दूसरे कलर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे CuSO4 जो है, ठीक है, कॉपर सल्फेट एक साल्ट है जो ब्लू कलर का होता है। जब वो अपने से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन से रिएक्ट करता है तो आयरन उसको डिस्प्लेस कर देता है, FeSO4 कॉपर के रिएक्ट करके FeSO4 बनाता है, जिस साल्ट का कलर ग्रीन होता है या लाइट ग्रीन होता है, और प्लस में कॉपर हमारा वहाँ से क्या होता है, निकलता है, रिलीज होता है, ठीक है। सिंपल सा वही चीज़ है। ZnSO4 उससे ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है, आयरन कलरलेस होता है ZnSO4,
जो कि रिएक्ट करने के बाद FeSO4 बनाता है जो कि ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर का होता है, और जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, निकाल देता है बाहर। ठीक है, तो सिंपल सा बात कि केमिकल रिएक्शन कहीं पे हो रहा है तो आप पहचानिएगा, अगर वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा तो ही कलर चेंज कर सकता है। ठीक है, और आयरन वगैरह जो होता है, आयरन का भी कलर थोड़ा सा चेंज होता है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड वगैरह बनाता है। ठीक है, तो ऊपर जो उसके ऑक्साइड का कलर होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल वगैरह बहुत जगह से तुम्हारा केमिकल रिएक्शन होने के बाद होता है, निकलता है। जैसे कि हम जितने भी फूड को कुक करते हैं, बनाते हैं, खाना बनाने के दौरान उसमें से जो स्मेल आता है वो केमिकल चेंज होने के कारण होता है। बर्निंग ऑफ वुड, वुड बर्न करता है, वहाँ पर भी हमारे केमिकल चेंज हो रहा है। सावरिंग ऑफ मिल्क, बहुत सारे ऐसे हज़ारों एग्जांपल होंगे जहाँ पे ऑर्डर आपका चेंज कर रहा है। ठीक है, स्मेल वगैरह किसी तरह का मिल रहा है। ठीक है, सिंपल है कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन होने के दौरान टेम्परेचर जो होता है वो चेंज करता है। जैसे कि कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है और हीट एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज किया, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट किया तो हीट एनर्जी रिलीज हुआ। दैट मीन्स कि टेम्परेचर जो इनिशियल था वो बराबर नहीं होगा लास्ट के, इसके मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर कार्बन ऑक्सीजन के टेम्परेचर के इक्वल नहीं होगा, गैसियस फॉर्म में आ गया, साथ में हीट रिलीज हो गया। आगे चल के पढ़ेंगे तो जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी कंसीडर किया जाएगा। कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, मतलब टेम्परेचर फिर भी चेंज करेगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया, सिंपल से समझ लेना है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज करता है। जैसे हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसियस फॉर्म में है, दोनों रिएक्ट करके वाटर बनाया जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो स्टेट चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रिसिपिटेट वगैरह भी फॉर्म्ड होता है, ठीक है, कहीं पे, तो वहाँ पर भी हमारा स्टेट चेंज करता है। जैसे यहाँ पे लिखे भी हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट कहने का मतलब होता है कि प्रिसिपिटेट मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस अगर एक्वस फॉर्म में है, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके एक सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो रिएक्शन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है। और उसमें जो सॉलिड प्रोडक्ट बनता है उस सॉलिड प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्रिसिपिटेट का नाम देते हैं। जैसे ये NaCl एक्वस है, AgNO3 एक्वस है, दोनों साल्ट है, एक दूसरे से रिएक्ट किया, ठीक है, सोडियम जो हो गया NaNO3 बना दिया और Ag हमारा Cl बना दिया। एक बार याद रखिएगा कि जो लेस रिएक्टिव हमारा होता है उसी के साथ Ag हमारा जो है लेस रिएक्टिव है, उसका जो साल्ट होगा वही हमारा प्रिसिपिटेट बनाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसको डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रिसिपिटेट कौन है, AgCl। कलर भी उसका बताया जाता है कि वाइट प्रिसिपिटेट हो रहा है, येलो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, किस कलर का प्रिसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में आप लोग पढ़ेंगे भी, फिर भी आगे बढ़ते हैं। गैस इवॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, डाउनवर्ड एरो देंगे। हीट के लिए आप समझ ही रहे हैं कि हीट निकलेगा तो इधर एक्सोथर्मिक, और हीट यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक होगा। इन मतलब दिया जा रहा है, एक्सो मतलब निकल रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लोग देखिएगा तो उसमें कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन क्लासिफाइड है जिसको कंप्लीट होने के बाद गैस निकलते हैं। गैस निकलते हैं तो आउटवर्ड एरो की तरफ, जैसे NONO3 Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया। साल्ट का आपको पता है कि 8 क्लास वगैरह में भी आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई भी मेटल साल्ट अगर रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड से, तो क्या बनाते हैं, मेटालिक साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, साथ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। ठीक है, इसी का यूज करके हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है ना, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, उसी में इसका यूज किया जाता है। सोडा रहता है और यहाँ पे वैसे एसिड रहता है, जब वो दोनों मिक्स करता है तो हमारा साल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आग बुझाने के काम आता है जनरली, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो कंबसन का क्या होता है, नॉन सपोर्टर होता है। सोडियम अगर रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो सोडियम साल्ट बनाया, NaCl बनाया, और फिर क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर दिया। आपको पता है कि मेटल एसिड से रिएक्ट करके मेटालिक साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकालने का मतलब आउटवर्ड एरो की तरफ आप दिखाइएगा। ठीक है, ये समझ लिए। कुछ केमिकल इक्वेशंस लिखे गए हैं, ठीक है। अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड मतलब आपका होगा कि दोनों तरफ जो होंगे,
ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में एक तरह के जो सब्सटेंस होंगे उसके एटम्स जो होंगे सेम नहीं होंगे, क्योंकि जो भी केमिकल इक्वेशन होता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। मास इक्वल होने का मतलब ये हो कि सेम टाइप के जो एलिमेंट के एटम्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। तो और देखिए आप लोग को हम ऐसे बताएं कि जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको बैलेंस करने के लिए ये मेथड यूज कीजिए, वो मेथड, 50 तरह का मेथड यूज करना है, कोई मेथड यूज नहीं करना है। आपका दिमाग इतना कैलकुलेटिव है कि आप खुद चीज़ों को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल बस कुछ लिखे गए हैं, उसके हेल्प से आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे हमको बैलेंस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग एकदम कमज़ोर है या फिर आप नहीं कर सकते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है Mg+O2। सबसे पहला काम कि मैग्नीशियम इधर एक है, इधर भी इसके एक एटम्स को लिया गया, इधर जबकि ऑक्सीजन का 2 एटम है, इधर 1 एटम है। सबसे पहला काम होगा कि RHS में हम किसको बैलेंस किए, ऑक्सीजन को 2 किए, तो ऑक्सीजन को 2 किए, तो ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम भी अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम पहले बैलेंस था, मगर जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया उसके चलते मैग्नीशियम क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। तो 2 मैग्नीशियम है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब देखा जाए तो दोनों हमारे इक्वल हो गया, ये सही है। हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं, अपना लॉजिक लगाना है और यूज करना है, सिंपल है। यहाँ पे देखिए Fe है और यहाँ पे Fe2 है, जो कि आपको लग रहा है कि बैलेंस है। Fe2 है, इधर एक आयरन का 1 एटम है, इधर 2 एटम है, अनबैलेंस है पहला चीज़। मगर आयरन के साथ साथ इधर ऑक्सीजन है, इधर तो आयरन जितना चाहे उतना बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट। मगर इधर जब चेंज करेंगे आयरन में तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो पहले ऑक्सीजन इधर किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। तो सबसे पहला काम करते हैं हम कि यहाँ पे हाइड्रोजन में मान लीजिए ऑक्सीजन 3 ठो है, तो ऑक्सीजन में हम अपने हिसाब से चेंज कर दिए कि 3 ऑक्सीजन कर दिए, 3 × H2 और 3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया 3 और आयरन यहाँ पे 2 था, तो 2 इधर हम आयरन कर दिए, ठीक है। मगर हाइड्रोजन जो है 3 2 क्या हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो हाइड्रोजन ये बैलेंस हो गया। आप सारे एटम्स देख लीजिए आप, ठीक है। और कभी कभी आप लोग को देखिए NaCl + AgNO3 गिव्स AgCl + NaNO3, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। NaCl जो है सोडियम का 1 एटम, सोडियम का 1 एटम, ठीक है। क्लोरीन का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम, Ag का 1 एटम, Ag का 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम, ठीक है। ऑक्सीजन का 3 एटम, ऑक्सीजन का। देखिए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्लो में लड़का बैलेंस करने लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दे देगा। यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन मिलके हमारा NH3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ना नाइट्रोजन बैलेंस है ना हाइड्रोजन बैलेंस है। कोई एक को बैलेंस करने का कोशिश कीजिए आप, जैसे नाइट्रोजन को बैलेंस किए तो नाइट्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मगर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, 3 2 क्या हो जाएगा, 6, सिंपल। आते हैं SO2 + O2 गिव्स SO3। यहाँ पे देखिए O2 और O2 हमारा 4 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो हमने क्या किया कि SO2 है तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब देखिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 4 और 2 6 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और सल्फर देखिए तो सल्फर 2 और सल्फर 2 बैलेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया, हमारा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन किया, बैलेंस करना है आपको। Na और यहाँ पे Na2 है, ठीक है, मतलब कि सोडियम अनबैलेंस है, सोडियम को बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम मान लो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब एक बार देख लो, ठीक है। 2 सोडियम, सोडियम बैलेंस है, चलो वेरी गुड। 2 ऑक्सीजन और 4 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो 4 और 1 क्या हो गया, 5 ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो तो ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 2 और 4 6 हो गया, और यहाँ पे देखो 4 और 2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। अब बचा हमारा नाइट्रोजन 2 ठो है, सॉरी हाइड्रोजन 2 ठो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, तो सॉरी हाइड्रोजन हमारा पहले से बैलेंस है 2 और ये 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। सल्फर देखो S और ये S 1 है, तो ये पूरा का पूरा जो हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। लेड रिएक्ट किया CuCl2 से, लेड क्लोराइड और कॉपर का फॉर्मेशन हुआ, CuCl2 बना, ठीक है। PbCl2 बना और कॉपर निकल गया, तो Pb जब CuCl2 से रिएक्ट करेगा तो PbCl2 प्लस कॉपर बनाएगा, ठीक है। देखो
हमारा लेड जो है एक एटम कंसिडर किया गया, यहाँ भी हमारा एक ही एटम कंसिडर, कॉपर एक एटम, कॉपर का एक एटम, ये भी सही है, क्लोरीन का ये, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ दिया गया है। आते हैं आगे बढ़ते हैं, बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट किया, बनाया बैरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो तो Ba कहाँ पे है हमारा, BaOH का होल ट्वाइस, और जबकि यहाँ पे देखो बैरियम बैरियम बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो हमने क्या किया, क्लोरीन को बैलेंस कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 8 और 2 10 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 और 1 5, ठीक है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो देखो तो 5 2 जा 10 हो जाएगा हमारा टोटल हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 और 2 क्या हो जाएगा 10। ऑक्सीजन देखा जाए 2 ठो ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, बैलेंस है। अब सारी चीज़ें बैलेंस है, बस एक आप लोग को करना है ZnCO3 ZnOCO2। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जिंक एक एटम जिंक का, ऑक्सीजन का 3 एटम, 1 और 2 3 एटम, और कार्बन 1, ये पहले से बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक लास्ट हम लोग आते हैं Al2O3, एल्युमिनियम का 2 एटम, इधर एल्युमिनियम का कितना है 2 एटम बना दिए हम 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो ठीक है, हम लोग 3 तो नहीं बना सकते, तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 एल्युमिनियम हो गया और 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एल्युमिनियम को 4 करते हैं और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 6 हो जाएगा। तो ये हम लोग बैलेंस करते हैं। आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन या फिर जितना भी रिएक्शन होगा ना, हम सारा का सारा रिएक्शन लिखते जाएंगे, उसको बैलेंस करते जाइएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बैलेंस करते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। कुछ चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा, ठीक है, आपको खुद समझ में आने लगेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से, फिर ख़त्म किया जाएगा इस चैप्टर को। ठीक है, नाम से ही क्लियर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइन करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका डिफिनीशन होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substances combine to form a new substance with different properties। ठीक, अगर हमारा कंबाइन कर रहा है, ठीक है, तो वो कितने तरह से कंबाइन कर सकता है। 2 एलिमेंट्स के एटम होंगे, वो दोनों एलिमेंट के एटम एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, उसमें से एक एलिमेंट कंबाइन करेगा और एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन करके हमारा एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, और 2 कंपाउंड एक दूसरे से कंबाइन करके हमारा एक कंपाउंड, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट के एटम्स थे और ये कंबाइन किया और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पे एक और एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। 2 एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, जैसे एक कंपाउंड SO2 और एक एलिमेंट O2 कंबाइन किया, हमारा क्या बनाया SO3 बनाया। ठीक है, जैसे NO + O2 गिव्स NO2 बनाया। ठीक है, इसमें हमारा कंपाउंड NO है और O2 एक एलिमेंट है। ठीक है, NO2 का फॉर्मेशन किया। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स हो गया इसमें, और एक नया कंपाउंड, ठीक है, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। CaO + H2O, CaOH का होल ट्वाइस बना। ठीक है, CaO + CO2 CaCO3 बना। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में दिए होंगे, और जो भी आप रिएक्शन पढ़िएगा उसका एग्जाम्पल एटलीस्ट 2-2 या 3-3 एग्जाम्पल आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन करके एक सब्सटेंस बनाते थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस जो होता है वो स्प्लिट होके 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लिखेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू 2 or more than 2 सिंपलर सब्सटेंसेस और कंपाउंड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब कि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिलीज, मतलब एनर्जी हमको एक्सटर्नल प्रोवाइड करना पड़ता है, तो अगर वो एनर्जी हम लोग हीट के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, लाइट के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं तो फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, फोटोलाइसिस भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, इसको प्रोलाइसिस भी बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन को। जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, MgCO3 हो गया, उसको 100 डिग्री सेल्सियस का सप्लाई दिए तो टूटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट है, हीट दिया गया, हीट देने के बाद टूटा, जिंक ऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया वहाँ से। ठीक है, जैसे
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में अब क्या देना होगा हमारा पे, यहाँ पे टेम्परेचर या हीट दिए थे, अब यहाँ पे क्या देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं हम लोग। तो वाटर का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्या, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, एक्सपेरिमेंट भी आप लोग किए होंगे। Al2O3 को इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देते हैं तो Al + O2 का फॉर्मेशन होता है। बैलेंस नहीं किया गया है, मगर जो फॉर्म्ड हो रहा है सब्सटेंस प्रोडक्ट उसको लिखा गया है आप लोग के बुक में, समझ में आ रहा है। तो सिंपल सा बात कि इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच क्या हो जाएगा, एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। मतलब कि डिकम्पोजिशन के लिए वहाँ पे हीट के फॉर्म में, इन विच क्या हो जाएगा, एनर्जी सप्लाई इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन विच एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ सनलाइट, और फिर लाइट भी बोलते हैं सिंपल। जैसे यहाँ पे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, फोटो डिकम्पोजिशन में AgCl Ag + Cl2 बनाया, AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में Ag + Br2, इसमें वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, AgCl AgBr का दोनों का, ठीक है। आप बुक में पढ़िएगा। तो ये ख़त्म हुआ, अब इसमें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं और जो टाइप्स ऑफ हैं। चलिए कुछ रिएक्शंस और हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल है कि जब कभी भी आपको एक कंपाउंड होता है जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट कंबाइन किया होता है एक एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से, और उससे मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर रिएक्ट करता है तो उस कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे मोर रिएक्टिव, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट है, कॉपर इसमें लेस रिएक्टिव है। जब रिएक्ट किया हमारा मोर रिएक्टिव जिंक से, तो जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को, जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर वहाँ से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो सिंपल सा बात है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही क्लियर है कि इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्ट विथ अ कंपाउंड ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड डिस्प्लेस इट टू फॉर्म अ मोर रिएक्टिव कंपाउंड, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल सा डिफिनीशन हो गया आप लोग को। एग्जाम्पल बहुत सारा आप दे सकते हैं कि H2O हुआ, आयरन से रिएक्ट कर गया तो Fe3O4 बनाए, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हमारे आयरन वगैरह होते हैं। तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस को वहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है, सिंपल है। ऐसे करके और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि दो हमारे पास कंपाउंड होते हैं और दोनों कंपाउंड में जो हमारा मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव का बात है तो वो दोनों आयंस का वहाँ पे एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच क्या हो जाएगा, रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, आयंस के एक्सचेंज होने के कारण, ठीक है, एक दूसरे से। जैसे हमारा CuSO4 H2S से रिएक्ट किया तो क्या हुआ कि कॉपर ने जाके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, CuS का फॉर्मेशन किया, ठीक है, अब प्लस हाइड्रोजन आ गया इसके साथ रिएक्ट कर दिया, क्या बना दिया, H2SO4 बना लिया, ठीक है। और जब भी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मैक्सिमम कंडीशन ऐसा होता है जहाँ पे प्रिसिपिटेट का फॉर्म होता है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, और दोनों रिएक्ट करके एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाया। एरो डाउनवर्ड दिखाया गया आप लोग को, तो डाउनवर्ड एरो बनाया गया है। CuS देखो ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रोल भी इसको बोलते हैं, और CuS जो होता है ब्लैक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। जो भी प्रिसिपिटेट आप लोग याद रखें, प्रिसिपिटेट नाम के साथ में जरूर याद रखें कि उस प्रिसिपिटेट का नेम क्या होगा, ठीक है। PbNO3 का होल ट्वाइस H2SO4 से रिएक्ट किया तो PbSO4 फॉर्म हुआ, HNO3 बना। PbSO4 जो होगा हमारा वाइट प्रिसिपिटेट होगा, डाउनवर्ड एरो है, आप लोग को समझ में आ रहा है, और ये वाइट कलर का होता है। PbNO3 नाइट्रेट जो होता है वो हमारा वाइट कलर का होता है। जब रिएक्ट करके प्रिसिपिटेट बनाता है, PbSO4 बनाता है, वो वाइट कलर का होता है। बाकी सिंपल सा चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें। अब आता है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। हमारे डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले रिएक्शन में से एक है, रेस्पिरेशन से लेके और हमारे जो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में जो ग्लूकोज वगैरह का फॉर्मेशन होता है, स्प्लिट होता है, बहुत सारा हम लोग ऑक्सीजन गेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो सारा प्रोसेस जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो भैया ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है,
हाइड्रोजन रिमूव होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिमूव होते हैं, पहचानते हैं हम लोग उसको। जनरली देखा जाए तो दोनों साइमल्टेनियसली होता है, कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन कहीं से ऐड हो रहा है किसी में जाके, तो वहाँ से किसी में से निकल भी रहा है, तो ये दोनों एक साथ ही होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसीलिए बोला जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन किस वो बोलेंगे, जिस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन तुम्हारा क्या होता है, ऐड होता है जाके कहीं पे, और रिमूव होता है ऑक्सीजन कहीं से, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, मतलब कि सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के फॉर्म में ही लोग बता देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स वाला भी होता है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है वहाँ पे हमारे आयंस के द्वारा मेजर करते हैं हम लोग। जैसे कि CuO+H2, देखिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है, यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है बताइए, तो ये हो गया रिडक्शन, रिड्यूस कर रहा है ये, ठीक है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन से जाके ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ऊपर लिखा ही गया है ऑक्सीडेशन, कोई टेंशन नहीं है। मैग्नीशियम है ऑक्सीजन, इसके साथ है, जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा सारा का सारा वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जाके ऐड होगा। HCl+MnO2, ठीक है, देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो होगा, मैग्नीज ऑक्साइड का जो होगा रिमूव हो गया, रिमूव होकर H2O बना लिया, जो कि हाइड्रोजन के साथ पहले था नहीं ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो रहा है हमारा रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीजन निकल रहा है, और यहाँ पे हो रहा है एडिशन, ठीक है, एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, जहाँ पे रिडक्शन होता है वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसने ऑक्सीडाइज किया, और जहाँ पे क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन ऐसे लिखते हैं। और रिडक्शन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जो होता है ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस जहाँ पे होता है, जैसे MnO2+Al, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ, और एल्युमिनियम से जाके ऐड हुआ, तो मतलब दोनों साइमल्टेनियसली होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे हाइड्रोजन ऐड हुआ मतलब कहीं से निकला है ना, तो जहाँ से निकला है उस पार्ट में हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जहाँ पे ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली होता है ये प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ ही होता है, ठीक है। तो इसमें कहीं पे कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। चलो अब हम लोग थोड़ा सा बच्चा ध्यान दे देते हैं, कोरोजन वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। कोरोजन होता है हमारा, कोरोजन, और फिर हमारा रेंसिडिटी, ये दो टर्म है जिसको आप लोग को जानना है, समझना है, रेंसिडिटी, ठीक है। और दो रिएक्शन आप लोग को, तीन रिएक्शन यहाँ पे बताते हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक है, और एंडोथर्मिक, ठीक है, और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये छूट रहा है आप लोग का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐसे करके ये तीनों के बारे में जान जाए। हीट एनर्जी रिलीज होता है, हीट एनर्जी रिलीजेज, आप लोगों को बताया कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो ऐसे लिखा गया ना, एक्सो मतलब बाहर निकल, जो ऐसे बोलते हैं हिंदी में बोला जाता है, जो मतलब निकल, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक जिसमें हीट एनर्जी निकलता है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व, ठीक है, रिलीज ही सिंपल लिखते हैं, रिलीज, ये वर्ड ठीक है आप लोग के लिए, हीट एनर्जी रिलीज होता है और रिक्वायर्ड होता है, इन मतलब आना, तो हीट एनर्जी आता है, रिक्वायर्ड होता है जिस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, उस केमिकल रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपल है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करके एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा NaOH+HCl, बेस और एसिड रिएक्ट करके NaCl बनाया, साल्ट बनाया, तो साल्ट वही नहीं, नमक ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं साल्ट, जो भी हमारे न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं सबको साल्ट हम लोग कंसीडर करते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन जो होता है, एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एसिड प्लस बेस जो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। आप लोग को ये क्लियर हुआ तीन रिएक्शन, आगे बुक में जो होगा कभी भी अगर कोई रिएक्शन के बारे में, थर्मिट रिएक्शन से लेके बहुत सारा चीज़ होता है, पूछ सकता है, ठीक है। कोरोजन आते हैं हम लोग, कोरोजन किसको बोलते हैं, तो मेटल्स का, जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो मेटल के सरफेस पे एक अनवांटेड लेयर बनाता है जो कि मेटल के प्रॉपर्टी को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स बोलते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, फेरिक ऑक्साइड बनता है उसके ऊपर ब्राउन कलर का, ठीक है, जिससे उसका वेट जो होता है
कम होने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। कार्बन अपना आयरन अपना धीरे धीरे प्रॉपर्टी क्या करने लगता है, ख़त्म करने लगता है। जो भी हमारे नोबेल मेटल्स हैं जो हमारे ऑर्नामेंट्स के रूप में यूज किया जाता है, ज्वेलरी वगैरह बनाने में यूज किए जाते हैं, वो इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि वो वाटर से या ऑक्सीजन से लेस रिएक्टिव होने के कारण बहुत ज़्यादा समय बाद रिएक्ट करते हैं, मगर वो भी रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करके एक उनके ऊपर भी अनवांटेड, जैसे कॉपर के ऊपर ब्लू कलर का, सिल्वर के ऊपर ब्लू कलर का लेयर जमा होता है बहुत समय बाद, ठीक है। तो हमारा कोरोजन क्या होगा, इट इज अ प्रॉपर्टी इन विच क्या हो जाएगा, मेटल्स आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड विच क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय द मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है। जो कि मेटालिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। उससे बचेंगे कैसे, तो सरफेस कोटिंग करते हैं। सरफेस कोटिंग करने का मतलब हो गया कि उसके ऊपर हम लोग ऑयल या ग्रीस वगैरह लगाते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बच सकते हैं, ठीक है। रस्टिंग से भी बच सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल वो गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन होता है कि जब हम आयरन के ऊपर एक जिंक का थिन लेयर क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो होता है सरफेस ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और जो भी हमारा ऑक्सीजन होगा जिंक से रिएक्ट करेगा, तो जो भी हमारा मेटल होगा वो बचा हुआ रहेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन विथ कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल। जो भी मेटल कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब जो लेस रिएक्टिव होंगे, उसके ऊपर उसका लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया। जब व्हीकल होता है ना, व्हीकल का हैंडल वगैरह देखिएगा, या बम्पर्स वगैरह होते हैं, क्रोमियम निकेल से क्या कर दिया जाता है, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव होंगे तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे और मेटल जो होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी उसका बचा रहेगा। टाइनिंग होता है। टाइनिंग मतलब होता है कि कोरोजन से बचने के लिए, ठीक है, लेस रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे की तरफ मेटल्स आते हैं उनका लेयर हम लोग चढ़ा देते हैं, ठीक है, कि मेटल्स जो है, जैसे आयरन जो है बचा हुआ रहे, उसका प्रॉपर्टी ख़त्म ना हो। एलॉइंग मतलब उसको दो या दो से ज़्यादा मेटल के साथ मिक्स करके एक बनाया जाता है। जैसे हमारा हो गया स्टील बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें 74% हमारा आयरन का कभी कभी यूज किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से कनेक्ट कर देते हैं, बहुत सारा, मतलब उसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। और फिर सोडियम क्रोमेट से प्रोटेक्ट करने का जो ये हो गया। तो ये सब प्रिवेंशन है कि हम लोग कैसे बचाएंगे कोई मेटल को। ये तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हम लोग आयरन को कैसे बचाते हैं। अब आपका आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में होता है कि फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिनको हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए कभी कभी हार्मफुल हो जाते हैं या फिर टेस्टलेस हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, जब वो एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके जो उस फूड प्रोडक्ट में प्रोटीन और फैट जो प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उन्हीं के कारण हमारा फूड का जो टेस्ट होता है वो समझ में आता है हमको। और जब वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ऑक्सीडाइज हो गए तो वो फूड प्रोडक्ट हमको अच्छा नहीं लगेगा या फिर हमको टेस्टलेस लगेगा, स्मेल उसका जो होता है बैड स्मेल होने लगता है, ठीक है। तो वैसे सब फूड प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसे कंटेनर में रखते हैं जहाँ पे हमारा क्या हो, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए वो। जैसे बहुत सारे चिप्स वगैरह जो होते हैं आपको एयर फील्ड करके उस कंटेनर में रखा जाता है, प्लास्टिक्स वगैरह में रखा जाता है। तो वो जो एयर होता है जो यूज होता है वो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन गैस के अंदर उसको डाल दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। फिर बचा हमारा फ्रिज में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं जहाँ पे एयर पहुँच ही ना पाए। तो एयर पहुँच नहीं पाएगा तो ऑक्सीडाइज होने से बच जाएगा, जो हमारा फूड प्रोडक्ट है वो रिएक्ट होने से बच जाता है। तो ये होता है हमारा रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में फूड प्रोडक्ट में जो प्रोटीन और फैट प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ। और इस चैप्टर में आप लोग को आज भी अभी भी लास्ट बार बोल रहे हैं कि एक्टिविटी ज़रूर करें। एक्टिविटी का हम वीडियो लास्ट में बनाएंगे। सबसे बुरा आप लोग के लिए न्यूज़ यही है कि हम जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कोई भी हम एक्टिविटी वगैरह का वीडियो नहीं बनाने वाले। तो एक्टिविटी आप लोग खुद से करें, नोट्स बनाएं उसका, और एक्टिविटी से बेस्ट क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो 10th क्लास में 9th क्लास में उनको शेयर करें वीडियो, कि उनकी मदद हो पाए इस लॉकडाउन में, जो इधर उधर डाइवर्ट हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते रहें।